हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 13 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो हाल ही में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी की बास्केटबॉल टीम ने अपने नाम किया है। इसने देखिए फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो इस तरह से जर्मनी बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रनर अप सर्बिया की टीम है और फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में तीसरे स्थान पर कनाडा की बास्केटबॉल टीम रही है। तो विनर हो गई जर्मनी की टीम और रनर अप हो गई सर्बिया की टीम। अब देखिए फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इस साल ये 19वां एडिशन है फ्रेंड्स इस वर्ल्ड कप का। इसका आयोजन फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान में संयुक्त रूप से किया गया है और इस बार इसमें टोटल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अब 2027 में 20वें फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाने वाला है। इस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 1950 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ मतलब फीबा के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। सबसे पहली बार 1950 में फर्स्ट एडिशन को अर्जेंटीना की बास्केटबॉल टीम ने अपने नाम किया था और इसके पहले 2019 में 18वें फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब स्पेन की बास्केटबॉल टीम ने अपने नाम किया था। अब देखिए यहाँ पर हम इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की अगर बात करते हैं, फीबा की अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खेलों का आयोजन करवाने वाली ये संस्था है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। हामाने नियांग वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। हाल ही में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी ने फाइनल में सर्बिया की बास्केटबॉल टीम को हराकर अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भारत के विराट कोहली बन गए हैं। आंसर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये भारत के ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 13,000 रन पूरे किए हैं। इनके पहले देखिए भारत के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में 13,000 वनडे रन पूरे किए थे और विराट कोहली ने 267 पारियों में ही 13,000 रनों को पूरा कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, विराट कोहली वनडे में 13,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 5वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। 5 क्रिकेटरों की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने यह कारनामा किया है। इसके अलावा श्रीलंका के कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिक्की पॉन्टिंग भी वनडे में 13,000 रन पूरे कर चुके हैं। लेकिन सबसे तेज 13,000 रन वनडे में पूरे करने वाले खिलाड़ी पूछे जाएं तो ये भारत के विराट कोहली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता है? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस कंपटीशन या प्रतियोगिता का जो आयोजन है हाल ही में चंडीगढ़ में किया गया है, जिसमें देखिए भारत के भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आंसर ए हो जाएगा। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रतियोगिता में विकास यादव दूसरे स्थान पर और हरीश कुमार भारत के तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये एक भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है फ्रेंड्स। 2023 में इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था, जिसमें किशोर जेना ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा?
पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड भारत के लद्दाख राज्य में बनाया जाने वाला है। लद्दाख स्थित न्योमा क्षेत्र में देखिए वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। निर्माण कौन करेगा? तो निर्माण देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा और इस एयरफील्ड का निर्माण 13,700 फीट की ऊंचाई पर किया जाने वाला है। यह एयरफील्ड भारत और चीन सीमा के मध्य में बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण भारत के लद्दाख राज्य में किया जा रहा है। अब देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़कों के निर्माण और रखरखाव का कार्य इस संस्था का है, जो कि भारत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल ये जो डे है फ्रेंड्स 11 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 की थीम है, तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूरे भारत में देखिए उन कर्मचारियों को याद करने या सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है जिन्होंने भारत में वन्य जीवों, जंगलों या जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। अब बात आती है कि 11 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो 11 सितंबर 1730 में देश में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए राजस्थान में खेजड़ली नरसंहार हुआ था। इसी की याद में 11 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस डे की मुख्य थीम है। अब बात आती है कि कब से मनाया जा रहा है। तो देखिए भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप के देश बेल्जियम को डिस्कस कर लेते हैं। बेल्जियम जो कि यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है और बेल्जियन फ्रैंक के रूप में यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी का यूज़ किया जाता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो अलेक्जेंडर डी क्रू वर्तमान में बेल्जियम के प्रेसिडेंट हैं। इस यूरोपीय देश की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से टच होती है। मतलब ये 4 देश बेल्जियम से सीमा साझा करते हैं। बेल्जियम के उत्तर पश्चिम में उत्तरी सागर स्थित है। बेल्जियम में वर्तमान में 15 यूनेस्को साइट हैं, जिसमें ब्रूगे का ऐतिहासिक केंद्र लॉ ग्रैंड प्लेस, ब्रुसेल्स और वालोनिया के प्रमुख खनन स्थल शामिल है। म्यूज नदी बेल्जियम की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है। सिग्नल डी बोटेज बेल्जियम की सबसे ऊंची चोटी है और यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही स्थित है। तो यूरोप के देश बेल्जियम के बारे में सारे फैक्ट हमने यहाँ पर डिटेल में समझे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लिन केली को अगस्त माह का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अगस्त माह के लिए देखिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है ये अर्लिन केली को दिया गया है, जो कि आयरलैंड की महिला खिलाड़ी है। आंसर भी हो जाएगा। ये आयरलैंड की फास्ट बॉलर है फ्रेंड्स। हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के कारण इन्हें अगस्त माह का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। वहीं देखिए अगर हम अगस्त माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये खिताब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दिया गया है। तो अगस्त मंथ के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ भी हमको पता चल गया और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चल गया। अगस्त मंथ के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अर्लिन केली है, जो कि आयरलैंड की खिलाड़ी है, और अगस्त माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से नाम सुनिएगा। अलेग्नार मगलिर उरीमाई थित्तम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए इस योजना का अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो इसे कलेगमार महिला पात्रता योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। आंसर भी हो जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में देखिए
राज्य में कलेगनार महिला पात्रता योजना नामक एक नई योजना की घोषणा की, जो कि मुख्य रूप से राज्य में महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। इस योजना के द्वारा परिवार की जो महिला मुखिया है उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। इस योजना से तमिलनाडु राज्य में लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होने वाली है। योजना के नाम से समझ में आ जाएगा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना है और उन्हें समाज में सम्मान दिलवाना है। नाम क्या है योजना का? तो इस योजना का नाम कलेगनार मगलिर उरिमाई थित्तम मतलब कलेगनार महिला पात्रता योजना है। इसके अलावा देखिए, तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। RN रवि वर्तमान में इस राज्य के गवर्नर के पद पर हैं और MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के CM के पद पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो मरीन सैंड वॉच को हाल ही में UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। UNEP को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है मरीन सैंड वॉच क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक डेटा प्लेटफॉर्म है जिसका निर्माण UNEP के सेंटर फॉर एनालिटिक्स के द्वारा किया गया है। ये डेटा प्लेटफॉर्म काम क्या करने वाला है? तो देखिए, यह डेटा प्लेटफॉर्म विश्व के समुद्री वातावरण में रेत, मिट्टी, गाद या फिर चट्टान की ड्रेजिंग गतिविधियों को ट्रैक करेगा और इन्हें मॉनिटर करने का कार्य करेगा, जिससे समुद्र में होने वाले किसी भी प्रकार के क्षरण का पता लगाया जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। अब देखिए, UNEP की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। इंगर एडरसन वर्तमान में इस संस्था के हेड हैं। तो मरीन सैंड वॉच को UNEP के द्वारा डेवलप किया गया है और हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया। इनका संबंध किस संस्था से था? तो देखिए, डेनिस ऑस्टिन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के टूल पावर पॉइंट के सह निर्माता थे, जिनका हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। तो किस संस्था से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित थे। माइक्रोसॉफ्ट के टूल पावर पॉइंट के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी फ्रेंड्स। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम स्वीटिंग बुलेट्स नोट्स अबाउट इन्वेंटिंग पावर पॉइंट है। इस किताब को 2012 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इस कंपनी की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक सदस्य हैं और वर्तमान में चेयरमैन की बात करें या चेयरपर्सन की बात करें तो ये सत्या नडेला हैं। तो डेनिस ऑस्टिन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध माइक्रोसॉफ्ट से है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो सनातन धर्म दिवस के रूप में 3 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा अमेरिका के लुइसविले शहर ने की है। आंसर ए हो जाएगा। अब इस घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अमेरिका के इस शहर में सनातन धर्म दिवस मनाने का उद्देश्य वहां पर सभी समुदायों के मध्य में शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। हाल ही में लुइसविले में हिंदू मंदिर महाकुंभ अभिषेकम उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने 3 सितंबर को इस शहर में सनातन धर्म दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की है। तो 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में अमेरिका का शहर लुइसविले बनाने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 13 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अलग अलग देश और उनके नेशनल सिंबल्स को जान लेते हैं। तो USA के नेशनल सिंबल की बात करें तो ये गोल्डन रॉड है। जापान के नेशनल सिंबल की बात करें तो ये गुलदाउदी है। इटली का सफ़ेद लिली है। कनाडा का मेपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया का वेटल है। रूस का डबल हेडेड ईगल है और न्यूजीलैंड का नेशनल सिंबल कीवी, सर्दर्न क्रॉस और फन है। इंडिया की बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था, इंडिया का नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ है। भारत में स्थापित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को ही भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ओके, अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं।
पहला देखिए, यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल में कोको गॉफ ने किसे हराकर ये खिताब जीता है? तो कोको गॉफ ने फाइनल में आरेना सबालेका को हराया है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये आरेना सबालेका है। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध भारत के मध्य प्रदेश राज्य से है। सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया की टीम ने अपने नाम किया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को दिया जाएगा। बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 का खिताब किरण जॉर्ज ने अपने नाम किया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य ईरान नहीं है। इसके बाद आइए, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में प्रदान किया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और लास्ट देखिए, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुआ। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में बहुत ही डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।